हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर की कैसे नियुक्ति होती है, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद जो कैबिनेट होता है, उनका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं, ठीक है। तो उस पावर्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। डिटरमाइनिंग द नेशनल पॉलिसी, जो राष्ट्रीय नीति होती है, ठीक है, उसको कैबिनेट क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद होता है या मंत्रिमंडल होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कौन सा वर्क होता है? मेक अ नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति बनाना, मेक अ नेशनल पॉलिसी। कैबिनेट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाय द फॉरेन मिशन इन एक्सटर्नल रीजन। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि जो देश के आंतरिक क्षेत्र हैं, इंटरनल प्रशासन है, ठीक है, उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, और जो फॉरेन एरिया है, विदेशी क्षेत्र है, उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके संबंध के विषय में किस प्रकार की जो नीति है वो अपनाई जाएगी, अडॉप्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये टास्क किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। डिटरमाइनिंग द नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर लॉ मेकिंग, जो कानून निर्माण होता है, कानून बनाए जाते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण। बीइंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक संसदात्मक प्रणाली होने के नाते, द एक्सपर्टाइज ऑफ कैबिनेट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, ये सिर्फ नीति निर्धारित तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। सिस्टम इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द पॉलिसी फॉर्मेशन, सिर्फ नीतियों को निर्धारित करने तक ही सीमित नहीं है, लेकिन बट द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज आल्सो लेड बाय इट। कानून बनाने का जो कार्य होता है, ठीक है, वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। आफ्टर द determination of the policy by the cabinet, the law making process is also decided by it, and the member of the cabinet only proposes the important bills in the house. मंत्रिमंडल क्या करता है, ठीक है, नीति निर्धारित होने के बाद, ठीक है, उसको फिर क्या करना है, उसके निर्माण का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको सुनिश्चित किया जाता है। और जो मंत्रिमंडल के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, वो किस विधेयक को क्या करते हैं, सदन में मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ओनली प्रपोजेज, इसको प्रस्तावित करते हैं, द इम्पोर्टेंट बिल्स इन द हाउस। हाउस में जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, बिल्स होते हैं, इनको वो सदन में प्रस्तावित करते हैं। सुप्रीम कंट्रोल ओवर नेशनल एग्जीक्यूटिव, जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उस पे इनका सुप्रीम कंट्रोल है, सर्वोच्च नियंत्रण है। इन प्रिंसिपल द इंटायर पावर ऑफ द यूनियन, सैद्धांतिक दृष्टि से या सैद्धांतिक रूप से जो यूनियन की पावर है, यूनियन गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। सैद्धांतिक दृष्टि से, सैद्धांतिक रूप से जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघ सरकार है, इसकी जो कार्यपालिका है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो सैद्धांतिक रूप से किसके पास है? राष्ट्रपति के हाथों में, ठीक है, इन द प्रेसिडेंट, सैद्धांतिक रूप से। लेकिन बट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज प्रैक्टिकली यूज्ड बाय द कैबिनेट, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, इनका प्रयोग वास्तव में कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, कैबिनेट करता है। डिफरेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हैव देयर चेयरमैनशिप इन द कैबिनेट।
अलग अलग जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं मंत्रिमंडल के, उनके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, दे सुपरिंटेंडेंट देयर ओन डिपार्टमेंट्स एंड टेक केयर ऑफ द फंक्शन रिलेटेड टू देम। वे अपने अपने विभागों का संचालन करते हैं। ठीक है, अपने विभागों को चलाते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ रिलेटेड टू देम, उनसे संबंधित जो भी वर्क होते हैं वो उनका संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। फाइनेंशियल अफेयर्स, जो वित्तीय कार्य होते हैं, पैसे से संबंधित। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। देश की जो आर्थिक नीतियां होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उनको निर्धारित करने का, डिटरमाइनिंग करने का जो जिम्मेदारी है वो किसके पास होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। ठीक है, मंत्रिपरिषद के पास आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी होती है। इन दिस रिगार्ड द डिटेल ऑफ पॉसिबल इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाई इट। और इस मंत्रिपरिषद के द्वारा ही, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो पार्लियामेंट होती है उसके सम्मुख क्या किया जाता है? देश का जो संभावित पॉसिबल एक्सपेंडिचर और इनकम का ब्यौरा होता है, ठीक है, इनकम की डिटेल होती है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब पॉलिसी लेट डाउन बाय द कैबिनेट, द फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ प्रिपेयर द बजट एंड प्रेजेंट इट इन द लोकसभा। ठीक है, तो जो ये मंत्रिपरिषद संभावित आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, तो ये जो बजट होता है तो मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित नीति के आधार पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वो इसको प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। ऑल अदर मनी बिल्स आर आल्सो प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट इन लोकसभा। दूसरे जो वित्तीय बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, ठीक है, उनको कौन प्रस्तुत करता है? ऑल अदर मनी बिल आर आल्सो प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट। ठीक है, मंत्रिमंडल के द्वारा ही दूसरे जो वित्त विधेयक होते हैं उनको लोकसभा में प्रस्तुत करता है कैबिनेट। कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वैदेशिक जो विदेशी संबंध होते हैं, ठीक है, उनको उन पे नियंत्रण। फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया आर गवर्न बाय द कैबिनेट ओनली। भारत के जो विदेशी संबंध है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हैं, उनको कौन गवर्न करता है? गवर्न बाय द कैबिनेट ओनली। मंत्रिमंडल के द्वारा इनको संचालित किया जाता है, इनको गवर्न किया जाता है। प्रोक्लेमेशन related to war and peace is made by the cabinet and the kind of relationship other countries is also decided by the cabinet। और कैबिनेट के द्वारा ही युद्ध अथवा शांति संबंधित डिक्लेरेशन होती है। प्रोक्लेमेशन होता है किससे संबंधित? रिलेटेड टू वॉर एंड पीस। ठीक है, ये भी कैबिनेट के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। द काइंड ऑफ रिलेशनशिप अदर कंट्रीज इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। और दूसरे देशों के साथ जो संबंध है वो किस प्रकार से स्थापित किए जाएं, इसको भी कौन निर्धारित करता है? कैबिनेट ही निर्धारित करता है, मंत्रिमंडल ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो क्या करता है? शांति अथवा युद्ध की घोषणाएं करता है और विदेशों से जो नीतियां कैसी हों उनको भी डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की पावर, नियुक्ति संबंधी कार्य। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड बाय द कैबिनेट ओनली। करें संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को ये आदेश दिया गया है, जो बताया गया है कि कुछ अधिकारी होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के द्वारा
जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की पावर किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, इज यूज बाय द कैबिनेट ओनली। उस पावर को यूज कौन करता है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मंत्रिमंडल कैबिनेट जो होता है उनके द्वारा की जाती है। इन इंडिया द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग एंड चेकिंग द मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इज डन बाय अपोजिशन। ठीक है, भारत में जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती है, कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करने का जो कार्य है, वर्क है, वो कौन करता है, अपोजिशन करता है, विपक्ष करता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ट्रेजरी बेंचेज एंड टू मूव द गवर्नेंस इन अकॉर्डेंस with the constitution, the opposition affects and checks out the government by following means। जो अपोजिशन होता है, ठीक है, वो सत्ता पक्ष को नियंत्रित करता है और क्या करता है, जो शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, उसको संविधान के अनुसार अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। द अपोजिशन अफेक्ट द चेक्स, विपक्ष क्या करता है, इनको रोकता है, ठीक है, आउट द गवर्नमेंट्स बाय फॉलोइंग मीन्स। ठीक है, तो ये निम्नलिखित साधनों द्वारा सरकार को प्रभावित और नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, फर्स्ट बनी ज्यूडिशरी, न्यायपालिका। फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सर्वोच्च न्यायालय का फॉर्मेशन या गठन कैसे होता है। द नंबर ऑफ जजेस, जजों की संख्या कितनी होती है। ओरिजिनली अ चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस वर प्रपोज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। मूल रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके लिए एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश एंड 7 अदर जजेस और 7 दूसरे जजेस ऐसे वर प्रपोज फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक जज और उसके साथ 7 अन्य जजों की व्यवस्था की गई थी। एंड द राइट टू फिक्स द नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या थी उसको भी फिक्स किया गया था। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सैलरी एंड सर्विस रूल्स ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज गिवन टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सारे जो राइट्स हैं उनकी संख्या, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है या उनके जो अलाउंसेज हैं, सैलरीज है, ठीक है, और उनकी सेवा, सर्विस, उनको निश्चित करने का जो अधिकार है, राइट है, वो किसको दिया गया, सैलरी एंड सर्विस रूल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज गिवन टू द पार्लियामेंट। ठीक है, उनकी सेवा के उपलक्ष्य में, उनकी सैलरी के उपलक्ष्य में, जुडिक्शन न्यायप्रणाली के उपलक्ष्य में, तो ये पावर किसको दे दी गई, ये पावर, ये अधिकार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को। द नंबर ऑफ जजेस विद द चीफ जस्टिस वर इंक्रीज टू 31 इन 2008। न्यायाधीशों की जो संख्या थी उनको बढ़ा के 2008 में कितना कर दिया गया, 31 कर दिया गया। ठीक है, जो मूल रूप से कितनी हुआ करती थी, एक चीफ जस्टिस और 7 दूसरे अदर, इनको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया, 31 इन 2008। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट सीक्स द एडवाइस ऑफ दोज अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ही कंसिडर्ड नेसेसरी इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और भारत के दूसरे जो प्रमुख न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति से रिलेटेड, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, उनसे परामर्श लेता है। ठीक है, ऐसे परामर्श
जिनको वो आवश्यक समझते हैं, नेसेसरी इन दिस रिगार्ड। प्रेजेंटली द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज मेड बाय द कोलेगम सिस्टम। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कोलोजियम व्यवस्था से की जाती है। अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अ ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस प्रपोज नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस फ्रॉम दिस लिस्ट। तो इस व्यवस्था के तहत क्या होता है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, तो उसके चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश और दूसरे जो वरिष्ठ सीनियर जजेस होते हैं, वो एक प्रस्ताव लेके आते हैं, ठीक है, एक प्रस्ताव करते हैं और एक लिस्ट में कुछ न्यायाधीशों के नाम देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। और उसी लिस्ट में जिन नामों को उचित समझता है राष्ट्रपति, तो उसी लिस्ट में से उन जजेस की नियुक्ति करता है। क्वालिफिकेशन फॉर द जजेस। जजेस के लिए क्वालिफिकेशन का क्या प्रावधान है? फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर इसेंशियल फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। ही इज वर्कड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हैज़ बीन वर्क रेगुलरली एट लीस्ट फॉर 5 years in 2 or more than 2 other courts as a judge. He has worked as a judge of high court. उसने क्या किया हो? हाई कोर्ट में एज अ जज उसने वर्क किया हो, ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय में वो जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। अथवा हैज़ बीन वर्क रेगुलरली एट लीस्ट 5 years in 2 or more than 2 other courts as a judge। अथवा वो 2 या 2 से अधिक जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें लगातार कम से कम 5 सालों तक क्या रहा हो, न्यायाधीश के रूप में उसने सेवा की हो, ठीक है। और ही हैज़ बीन एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स फॉर 10 years। अथवा वो किसी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में या न्यायालयों में लगातार कंटिन्यू 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो, अधिवक्ता रह चुका हो। अथवा he has been distinguished jurist in the opinion of the president। इसके अलावा राष्ट्रपति के ओपिनियन में, ठीक है, वो कानून का बहुत अच्छा जानकार हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आवश्यक है सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए। एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड इम्पीचमेंट महाभियोग। In general, every judge of the Supreme Court can remain in office till he attains 65 years of age। सामान्यतः जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होता है, ठीक है, वो तब तक उस पद पे रहेगा जब तक कि उसकी उम्र 65 ईयर्स नहीं हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 65 ईयर। प्रायर टू दिस स्टेज ही कैन रिजाइन हिमसेल्फ। इसके अलावा वो 65 साल से पहले भी, रिटायर होने से पहले भी वो क्या कर सकता है? रिजाइन कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। ड्यू टू प्रूवन मिसकॉन्डक्ट और इनएबिलिटी अ जज कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द पार्लियामेंट। अथवा दुराचार पाए जाने के कारण, मिसकॉन्डक्ट पाए जाने पे अथवा अयोग्य पाए जाने पे जज कैन बी रिमूव्ड, जज को हटाया जा सकता है उसकी पोस्ट से बाय द पार्लियामेंट। संसद के द्वारा न्यायाधीश को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इफ अगर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दियर टोटल मेंबर्स सेपरेटली प्रूव हिम इनकम्पिटेंट और अ पर्सन विद ऑब्जेक्शनल बिहेवियर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द जजेस फ्रॉम हिज पोस्ट। या तो वो चाहे तो 65 साल से पहले रिजाइन दे सकता है, और अगर वो मिसकॉन्डक्ट पाया जाता है और एबिलिटी नहीं शो कर पाता है
तो ऐसी स्थिति में उसको हटाया भी जा सकता है। तो इसलिए दोनों सदनों में अलग अलग जो कुल सदस्य होते हैं उनके लिए 2/3 बहुमत से उनको अयोग्य घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ऐसा प्रमाणित कर देते हैं कि जो उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का जज है, ठीक है, वो अपनी सेवाएं देने में समर्थ हैं, ठीक है, या इनका आचरण अच्छा नहीं है, ऐसा दोनों ही सदनों में सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर जो राष्ट्रपति होते हैं उनके आदेश से न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ता है। सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज। ठीक है, सैलरी वेतन, अलाउंसेस भत्ते एंड अदर फैसिलिटीज और दूसरी सुविधाएं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसीव अ मंथली सैलरी ऑफ रेस 1 लाख। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको मंथली मासिक 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, 1 लाख। एंड अदर जजेस गेट 90,000 पर मंथ एज ए सैलरी। और जो दूसरे जजेस होते हैं, ठीक है, उनको 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। देयर इज आल्सो अ प्रोविजन ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी फॉर द जजेस। द सैलरी एंड अलाउंसेज आर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था होती है, ठीक है, और सेवानिवृत्त पेंशन जिसको ग्रेचुइटी कहते हैं, ठीक है, तो सेवानिवृत्त पेंशन की व्यवस्था होती है, ठीक है। और जो वेतन और भत्ते होते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं, अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे इसमें संशोधन किया जाता रहता है। इम्यूनिटीज, इनको उन्मुक्तियां कहते हैं। तो जजेस आर केप्ट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म ऑफ दियर डिसीजंस एंड ऑल दियर एक्शंस। जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके जितने भी कार्य होते हैं, निर्णय होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनको आलोचना से, क्रिटिसिज्म से मुक्ति प्रदान की गई, उनको छूट दी गई है। चीफ लोकेशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लोकेशन या कोर्ट का मुख्य स्थान। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 के अनुसार द हेड ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइज इन दिल्ली। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रधान कार्यालय है, वो कहाँ है? दिल्ली में है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस, जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उन पे क्या प्रतिबंध होते हैं? इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में यह निर्णय लिया गया है, निश्चित किया गया है, दैट द पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो व्यक्ति जज रह चुका है, कैन नॉट एडवोकेट अगेंस्ट एनी कोर्ट और एनी ऑफिस आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है, तो अपने रिटायरमेंट के बाद वो भारत के किसी भी कोर्ट में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है जजेस के लिए। रिटायरमेंट होने के बाद वो किसी भी न्यायालय में अधिकारी के सामने या कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। ओके।